अब ईरान में एक बड़े संकट का दौर शुरू हो चुका है और जैसे जैसे ईरान के तनाव अमेरिका के साथ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका ईरान के ऊपर सख्ती दिखाता जा रहा है, क्योंकि ईरान के लोग अपने में ही उलझे हुए हैं और अमेरिका इस कमजोरी का इस्तेमाल करके ईरान को और भी ज्यादा दबोचता जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में भारत की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि भारत ने इस मामले में एंट्री तो अपने लोगों को बचाने के लिए किया था, जिन्हें भारत सही सलामत बचा रहा है, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के तोते उड़ाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब भारत ने सैकड़ों ट्रक माल को लंबे समय के लिए ईरान में भेजने की तैयारी कर लिया है। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका देखकर भी कुछ नहीं कर पाएगा और भारत चुपचाप ईरान को सामान भेज देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारत ईरान को सैकड़ों ट्रक सामान क्यों भेजेगा और अमेरिका क्यों नहीं रोक पाएगा? और उससे भी जरूरी बात कि ट्रक में ऐसा क्या होगा जो इस खबर को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। चलिए इन सवालों का जवाब जानने के साथ साथ ईरान से जुड़ी पूरी हालिया अपडेट को समझते हैं। ईरान इस समय अपने इतिहास के सबसे जटिल और विस्फोटक दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ आंतरिक असंतोष, आर्थिक दबाव, सत्ता और जनता के बीच बढ़ती खाई तथा क्षेत्रीय अस्थिरता ने देश को भीतर से झकझोर रखा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बढ़ता टकराव इस संकट को कई गुना खतरनाक बना चुका है। और इसी उथल पुथल के बीच भारत की एंट्री ने पूरी वैश्विक भू राजनीति में एक नया ट्विस्ट जोड़ दिया है, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं रह गया, बल्कि इसमें भारत की रणनीतिक चुप्पी, कूटनीतिक चतुराई और आर्थिक हित खुलकर सामने आने लगे हैं। दरअसल ईरान के भीतर हालात ऐसे हैं कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा अवमूल्यन और सामाजिक प्रतिबंधों से त्रस्त है। सरकार अपने ही लोगों को संभालने में उलझी हुई है और यही वह क्षण है जिसे अमेरिका एक अवसर की तरह देख रहा है। अमेरिका लगातार प्रतिबंधों का शिकंजा कस रहा है, तेल निर्यात पर लगाम, बैंकिंग सिस्टम को स्विफ्ट से काटना, कंपनियों और देशों को चेतावनी देना कि ईरान से कोई भी लेन देन किया तो गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन इसी दबाव के बीच भारत एक अलग ही खेल खेल रहा है। भारत ने आधिकारिक तौर पर इस पूरे संकट में दखल अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के नाम पर दिया और इस मानवीय पहल के तहत भारत ने यह साबित भी कर दिया कि वह संकट के समय अपने लोगों को छोड़ता नहीं। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पर्दे के पीछे भारत ने ईरान के साथ वह काम शुरू कर दिया है जिसे देखकर वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के होश उड़ रहे हैं। भारत अब ईरान में सैकड़ों ट्रकों के जरिए लंबे समय के लिए माल भेजने की तैयारी में है और यह कोई सामान्य व्यापारिक गतिविधि नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये ट्रक केवल सामान नहीं बल्कि भारत की भू राजनीतिक स्वायत्तता, रणनीतिक साहस और अमेरिका को यह संदेश लेकर जा रहे हैं कि भारत अब केवल दबाव में चलने वाला देश नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत ईरान को सैकड़ों ट्रक सामान क्यों भेज रहा है? तो इसका जवाब केवल एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, इसके पीछे कई परतें हैं। पहली परत मानवीय है। ईरान में दवाइयों, मेडिकल उपकरणों, खाद्य सामग्री और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी है। प्रतिबंधों ने आम जनता की जिंदगी को नर्क बना दिया है और भारत इस मौके पर खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। दूसरी परत रणनीतिक है, क्योंकि ईरान भारत के लिए केवल एक देश नहीं बल्कि पश्चिम एशिया और मध्य एशिया तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। चाबहार पोर्ट भारत की उस रणनीति का केंद्र है जिसके जरिए वह पाकिस्तान को बायपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाना चाहता है। और चाबहार पर भारत का निवेश केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक है। तीसरी और सबसे अहम परत यह है कि भारत इन ट्रकों के जरिए वह सप्लाई चेन खड़ी कर रहा है जो भविष्य में भारत ईरान व्यापार को प्रतिबंधों के बावजूद जीवित रख सके। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका क्यों नहीं रोक पाएगा? तो इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक चालाकी और भारत की वैश्विक हैसियत में छिपा है। भारत जिन सामानों को भेज रहा है उनमें से अधिकांश को ह्यूमैनिटेरियन गुड्स यानी मानवीय जरूरतों की श्रेणी में रखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अमेरिका खुद भी इन पर सीधी रोक लगाने से बचता है, क्योंकि ऐसा करना उसकी नैतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा भारत ने भुगतान और लॉजिस्टिक्स के लिए ऐसे रास्ते चुने हैं जो अमेरिकी वित्तीय सिस्टम पर निर्भर नहीं है। स्थानीय मुद्राओं में लेन देन, बार्टर सिस्टम और वैकल्पिक बैंकिंग चैनल इस पूरे खेल का हिस्सा हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि ट्रकों में ऐसा क्या होगा जो इस खबर को और भी रोमांचक बना देता है? तो यहाँ सिर्फ चावल, गेहूं या दवाइयों की बात नहीं है, बल्कि इसमें वे औद्योगिक उपकरण, मशीनरी पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल कच्चा माल,
कृषि तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सामान भी शामिल हो सकता है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था को सांस लेने का मौका दे। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान आर्थिक रूप से पूरी तरह घुट जाए, लेकिन भारत की यह सप्लाई उस घुटन को कम कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और छिपा हुआ पहलू यह है कि भारत यह सब बहुत शांति से, बिना ज्यादा शोर किए कर रहा है। कोई आक्रामक बयान नहीं, कोई खुला टकराव नहीं, बस जमीनी स्तर पर काम। और यही भारत की नई विदेश नीति की पहचान बनती जा रही है। न पूरी तरह अमेरिका के खिलाफ, न पूरी तरह उसके आगे झुकने वाली, बल्कि अपने हितों के हिसाब से संतुलन साधने वाली। ईरान के लिए भारत की यह मदद केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है। और अमेरिका के लिए यह एक चेतावनी है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। हर देश उसके इशारों पर नहीं चलेगा। कुल मिलाकर ईरान संकट, अमेरिका की सख्ती और भारत की एंट्री ने मिलकर एक ऐसा भू राजनीतिक सस्पेंस पैदा कर दिया है, जिसमें आने वाले महीनों में कई चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर भारत यह साबित कर देता है कि वह बिना अमेरिकी मंजूरी के भी अपने रणनीतिक हितों को साध सकता है, तो यह न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया उदाहरण होगा। और शायद यही वजह है कि यह खबर सिर्फ ट्रकों की आवाजाही नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते संकेतों की कहानी बन जाती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ईरान इस समय जिस गहरे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, वह केवल एक देश की आंतरिक विफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह आधुनिक वैश्विक व्यवस्था, अमेरिकी वर्चस्व, प्रतिबंधों की राजनीति और डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली की क्रूर वास्तविकता को उजागर करने वाला एक जीता जागता उदाहरण है। आज ईरान में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आम नागरिक की जिंदगी एक सतत संघर्ष बन गई है, जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी किसी युद्ध से कम नहीं लगता। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी युवाओं के भविष्य को निगल रही है और मध्यम वर्ग लगभग समाप्ति की कगार पर खड़ा है। जिन वस्तुओं को कभी सामान्य माना जाता था, रोटी, चावल, तेल, दवाइयां, आज वे आम ईरानी के लिए विलासिता बनती जा रही हैं। ईरान की मुद्रास्फीति दर जिस स्तर पर पहुंच चुकी है, वह न सिर्फ उसके पड़ोसी देशों बल्कि पूरी एशिया में एक असामान्य और भयावह स्थिति को दर्शाती है। जहां भारत जैसी अर्थव्यवस्था में महंगाई दर 1% से 4% के बीच झूलती रहती है, वहीं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी यह दर 7% से 9% के आसपास सीमित दिखाई देती है। लेकिन ईरान में यह आंकड़ा 35% से 40% के स्तर को पार कर चुका है, जो किसी भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि दिसंबर 2025 तक ईरान की 2 पॉइंट महंगाई दर 42.6% तक पहुंच चुकी बताई जा रही है, जो यह संकेत देती है कि कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि आम लोगों की आय उनके मुकाबले कहीं पीछे छूटती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का यह अनुमान कि 2026 में ईरान की औसत महंगाई दर लगभग 41.6% रहेगी, इस बात को और पुख्ता करता है कि यह संकट क्षणिक नहीं बल्कि संरचनात्मक और दीर्घकालिक है। इस आर्थिक तबाही का सबसे बड़ा प्रतीक ईरानी रियाल की ऐतिहासिक गिरावट है, जो जनवरी 2026 में एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 लाख रियाल से भी नीचे फिसल चुका है। यानी ईरान की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति लगभग शून्य के बराबर हो गई है। व्यावहारिक अर्थों में यह कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संदर्भ में ईरानी रियाल की वैल्यू लगभग रुपए के बराबर या उससे भी कम हो चुकी है, क्योंकि कोई भी वैश्विक व्यापारी या देश इस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मुद्रा का यह अवमूल्यन सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह ईरानी समाज की मनोवैज्ञानिक टूटन, भरोसे की कमी और भविष्य के प्रति गहराते अंधकार को भी दर्शाता है। सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान की यह बर्बादी किसकी देन है, और इस प्रश्न का उत्तर जितना सरल दिखता है उतना ही राजनीतिक रूप से विस्फोटक भी है, क्योंकि इसके केंद्र में अमेरिका है। वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खुलेआम ईरान को धमकी देते नजर आते हैं कि अमेरिका 12 या 48 घंटे के भीतर ईरान पर हमला कर सकता है, और जिनकी बयानबाजी न केवल सैन्य तनाव को बढ़ाती है बल्कि ईरानी अर्थव्यवस्था पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालती है। वास्तविकता यह है कि ईरान की मौजूदा हालत किसी प्राकृतिक आपदा या आंतरिक संसाधनों की कमी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह अमेरिका द्वारा वर्षों से लागू किए गए कठोर,
बहुस्तरीय और योजनाबद्ध आर्थिक प्रतिबंधों का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल ईरान की सरकार या उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं था, बल्कि ईरान को वैश्विक आर्थिक प्रणाली से धीरे धीरे अलग थलग कर देना था, ताकि उसकी सांसें आर्थिक रूप से घुटती चली जाएं। अमेरिका ने ईरान पर इतने व्यापक प्रतिबंध लगाए कि वह अपने तेल, गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को खुले बाजार में बेच ही नहीं पा रहा, और जो सीमित व्यापार वह कुछ देशों के साथ करता भी है, उसका भुगतान उसे समय पर या पूरी तरह मिल ही नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से लगभग बाहर कर दिया है, जिससे वह डॉलर में लेन देन करने में असमर्थ हो गया है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर सिर्फ एक मुद्रा नहीं, बल्कि शक्ति का हथियार है, और जब किसी देश को डॉलर आधारित सिस्टम से काट दिया जाता है तो उसे आर्थिक रूप से अपाहिज बना देने के बराबर माना जाता है। ईरान के मामले में अमेरिका ने यही किया, और इसे एक बार नहीं बल्कि कई चरणों में अंजाम दिया गया। इस प्रक्रिया की सबसे निर्णायक और घातक कड़ी थी ईरान को स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क से बाहर करना, जो आज के समय में वैश्विक बैंकिंग की रीढ़ से माना जाता है। स्विफ्ट से कटने का मतलब यह है कि ईरान के बैंक दुनिया के अन्य बैंकों से सीधे संवाद नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं, आयात निर्यात ठप हो जाता है और विदेशी निवेश लगभग शून्य हो जाता है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि दवाइयों, तकनीक, मशीनरी और यहां तक कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे कीमतें और तेजी से बढ़ती हैं और बेरोजगारी फैलती है। इन सबके बीच एक दिलचस्प और रणनीतिक पहलू यह भी है कि भारत अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ अपने संबंध पूरी तरह खत्म नहीं करता। भारत और ईरान के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक गहराई रखते हैं। चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाएं भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान करती हैं, वह भी पाकिस्तान को बायपास करते हुए। यही कारण है कि भारत ने कई बार अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह मानने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और ईरान के साथ सीमित लेकिन महत्वपूर्ण स्तर पर व्यापार और सहयोग बनाए रखा है। यदि भारत जैसे कुछ गिने चुने देश ईरान के साथ खड़े न होते, तो संभव है कि ईरान की आर्थिक स्थिति और भी भयावह हो चुकी होती। अमेरिका द्वारा ईरान के साथ किया गया व्यवहार इस बात का उदाहरण है कि कैसे वैश्विक राजनीति में किसी देश को बिना एक भी गोली चलाए आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा सकता है। यह एक तरह का आर्थिक युद्ध है, जिसमें हथियार, बम और मिसाइल नहीं, बल्कि प्रतिबंध, भुगतान प्रणाली, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं होती हैं। ईरान की कहानी यह भी दिखाती है कि जब किसी देश को वैश्विक सिस्टम से काट दिया जाता है, तो उसकी कीमत सिर्फ सरकार नहीं बल्कि आम जनता चुकाती है। वह जनता जिसका न परमाणु कार्यक्रम से कोई लेना देना होता है और न ही वैश्विक शक्ति संतुलन से। आज ईरान की सड़कों पर जो गुस्सा, हताशा और असंतोष दिखता है, वह केवल आंतरिक प्रशासन के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ भी है, जिसने एक पूरे देश को आर्थिक प्रयोगशाला बना दिया है। कुल मिलाकर ईरान का मौजूदा संकट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वैश्विक शांति और स्थिरता वास्तव में प्रतिबंधों और धमकियों से हासिल की जा सकती है, या फिर यह तरीका केवल अस्थिरता, गरीबी और मानव पीड़ा को ही जन्म देता है। और क्या भविष्य में कोई भी देश इस डर से मुक्त रह सकता है कि अगर उसने वैश्विक शक्तियों की लाइन से हटकर कदम रखा तो उसे भी ईरान जैसी आर्थिक सजा भुगतनी पड़ सकती है। मार्च 2012 की वह घटना वैश्विक वित्तीय और भू राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ की तरह थी, जब पहली बार किसी संप्रभु देश को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की रीढ़ माने जाने वाले स्विफ्ट सिस्टम से पूरी तरह काट दिया गया। और यह कदम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ओबामा प्रशासन तथा यूरोपीय संघ के संयुक्त दबाव में उठाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान का केंद्रीय बैंक और उससे जुड़े तमाम वित्तीय संस्थान एक झटके में वैश्विक भुगतान व्यवस्था से बाहर हो गए। यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक हथियार का प्रयोग था, जिसने यह साफ कर दिया कि डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय ढांचा किस तरह पश्चिमी शक्तियों के रणनीतिक हितों का विस्तार बन चुका है। इसके बाद ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। तेल निर्यात से होने वाली आय बुरी तरह प्रभावित हुई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग ठहर सा गया। हालांकि 2015 में
जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA के तहत जब ईरान और विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौता हुआ तो कुछ समय के लिए राहत की सांस ली गई और ईरान को दोबारा स्विफ्ट सिस्टम में सीमित रूप से जोड़ा गया। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई क्योंकि 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से एकतरफा तौर पर बाहर निकलते हुए मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई और ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसके तहत न सिर्फ ईरान को फिर से स्विफ्ट से बाहर किया गया बल्कि उन देशों और कंपनियों को भी चेतावनी दी गई जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखना चाहते थे। इसी कठिन और दबाव भरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बीच भारत और ईरान के रिश्तों की एक अलग ही कहानी चल रही थी, जो किसी भू राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं लगती, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ईरान भारत के सबसे अहम तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है और दशकों तक भारतीय रिफाइनरियों की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा ईरानी क्रूड ऑयल से पूरा होता रहा। उदाहरण के तौर पर 2009 से 10 के दौरान भारत ने ईरान से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात किया था और बाद के वर्षों में भी यह सिलसिला जारी रहा। यहां तक कि 2019 में ईरान से भारत के तेल आयात का कुल मूल्य लगभग 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो यह दिखाता है कि प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबावों के बावजूद दोनों देशों के आर्थिक संबंध कितने गहरे थे। अमेरिका के प्रतिबंधों ने भारत के सामने एक गंभीर दुविधा खड़ी कर दी थी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही थी और दूसरी तरफ ईरान भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और चाबहार जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स के लिहाज से बेहद अहम था। ऐसे में भारत के लिए सीधे तौर पर ईरान से तेल खरीद बंद कर देना आसान नहीं था। जब डॉलर में भुगतान करना लगभग असंभव हो गया और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग चैनल बंद होने लगे, तब भारत ने हार मानने के बजाय एक ऐसा व्यावहारिक और चतुर समाधान निकाला जिसने पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और यही था रुपया भुगतान तंत्र या रुपया पेमेंट मैकेनिज्म। इस व्यवस्था के तहत भारत और ईरान ने कोलकाता स्थित यूसीओ बैंक में एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला, जो एक तरह से स्थानीय मुद्रा में व्यापार का वैकल्पिक रास्ता बन गया। भारत ईरान से तेल खरीदता रहा और उसका भुगतान डॉलर या यूरो के बजाय भारतीय रुपए में इसी खाते में जमा करता रहा, जिससे स्विफ्ट सिस्टम और अमेरिकी वित्तीय निगरानी से काफी हद तक बचा जा सका। इस खाते में जमा हुए रुपयों का इस्तेमाल ईरान भारत से विभिन्न वस्तुएं खरीदने में करता था, जैसे बासमती चावल, चाय, दवाइयां, कृषि उत्पाद और इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान, जिससे एक तरह का संतुलित व्यापार चक्र बन गया जिसमें न तो डॉलर की जरूरत पड़ी और न ही पश्चिमी बैंकिंग चैनलों की। यह व्यवस्था सिर्फ आर्थिक जुगाड़ नहीं थी, बल्कि भारत की कूटनीतिक चतुराई और रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण भी थी, क्योंकि एक तरफ भारत ने खुलेआम अमेरिकी प्रतिबंधों को चुनौती नहीं दी, वहीं दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा जरूरतों से भी समझौता नहीं किया। इस रुपया ईरान तंत्र ने यह भी दिखा दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो डॉलर के वर्चस्व वाले सिस्टम के भीतर भी वैकल्पिक रास्ते निकाले जा सकते हैं, और यही वजह है कि बाद के वर्षों में रूस, चीन और अन्य देशों द्वारा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की बात को और ज्यादा गंभीरता से लिया जाने लगा। भारत ईरान के इस प्रयोग ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के उस मिथक को भी चुनौती दी कि स्विफ्ट से बाहर होना किसी देश के लिए पूर्ण आर्थिक अलगाव के बराबर है, क्योंकि सीमित ही सही लेकिन रचनात्मक उपायों के जरिए व्यापार को जिंदा रखा जा सकता है। कुल मिलाकर ईरान पर लगे प्रतिबंधों, स्विफ्ट से बहिष्कार और भारत द्वारा अपनाए गए रुपया भुगतान तंत्र की यह कहानी सिर्फ दो देशों के बीच तेल व्यापार की नहीं है, बल्कि यह उस बड़े वैश्विक संघर्ष की झलक भी देती है जिसमें वित्तीय शक्ति, राजनीतिक दबाव और राष्ट्रीय हित आपस में टकराते हैं, और जहां हर देश अपने लिए गुंजाइश तलाशने की कोशिश करता है, चाहे वह गुंजाइश कितनी ही संकरी और जोखिम भरी क्यों न हो। इतिहास इस तथ्य का मूक नहीं बल्कि मुखर गवाह है कि अमेरिका ने पिछले लगभग 8 दशकों से अपने सुपर पावर के किले को केवल प्रतीकात्मक शक्ति से नहीं बल्कि आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव के सम्मिलित प्रयोग से संभाल कर रखा है। और जब जब उस किले की दीवारों में दरार पड़ती दिखाई दी है, तब तब अमेरिका ने बिना किसी नैतिक संकोच के अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे वह वियतनाम युद्ध के बाद डॉलर को सोने से अलग करने का फैसला हो, 2008 के वित्तीय संकट के बाद पूरी दुनिया पर क्वांटिटेटिव ईजिंग का बोझ डालना हो, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद डॉलर आधारित प्रतिबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना हो।
लेकिन आज की स्थिति इन सबसे अलग और कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि पहली बार डॉलर को चुनौती किसी एक देश, किसी एक ब्लॉक या किसी एक वैचारिक धड़े से नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के भीतर से धीरे धीरे और बेहद संगठित तरीके से मिल रही है, जहां ब्रिक्स देश मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका डॉलर के बिना व्यापार के विकल्पों को न केवल तलाश रहे हैं बल्कि उन्हें व्यवहार में भी ला रहे हैं। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका का डर अब आशंका से निकलकर रणनीतिक घबराहट में बदल चुका है, क्योंकि डॉलर केवल एक मुद्रा नहीं बल्कि अमेरिका की वैश्विक शक्ति का मेरुदंड है। वही डॉलर अमेरिकी घाटे को ढोता है, वही डॉलर अमेरिकी सेना की वैश्विक मौजूदगी को संभव बनाता है, और वही डॉलर अमेरिका को यह विशेष अधिकार देता है कि वह दुनिया से सामान खरीदे और बदले में कागज दे। लेकिन जब यही व्यवस्था चरमराने लगे तो स्वाभाविक है कि अमेरिका आक्रामक हो जाए, और इसी आक्रामकता का परिणाम है ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी, जिसमें रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है, जो यह साफ संकेत देता है कि अमेरिका अब अपने सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों को भी बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन यहां कहानी का सबसे दिलचस्प और निर्णायक मोड़ भारत की प्रतिक्रिया में छिपा है, क्योंकि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो भावनाओं में बहकर तुरंत जवाब दे दे या खुली टकराव की राजनीति अपनाए, बल्कि भारत की विदेश नीति का मूल स्वभाव धैर्य, समय और अवसर की गणना पर आधारित रहा है। और यही कारण है कि सतह पर भले ही ऐसा दिखे कि भारत अमेरिकी दबाव के सामने नरमी दिखा रहा है, लेकिन गहराई में भारत चुपचाप, व्यवस्थित और कानूनी तैयारी में लगा हुआ है। भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वह किसी भी देश के साथ व्यापार अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर करेगा, न कि किसी सुपर पावर के इशारों पर। और यही सिद्धांत भारत को अमेरिका से अलग करता है, क्योंकि भारत जानता है कि आज अगर वह ईरान के मुद्दे पर झुक गया तो कल रूस, फिर चीन और फिर किसी अन्य रणनीतिक साझेदार के मामले में भी वही दबाव दोहराया जाएगा। इसलिए भारत फिलहाल रणनीतिक संयम दिखा रहा है, जिसका एक बड़ा कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है, क्योंकि भारत किसी भी भू राजनीतिक संदेश से पहले अपने नागरिकों के जीवन को प्राथमिकता देता है। और जैसे ही यह मानवीय दायित्व पूरा हो जाएगा, वैसे ही भारत का रुख कहीं अधिक स्पष्ट, मुखर और आत्मविश्वासी दिखाई देगा। और तब शायद वही दृश्य देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना अभी कई लोग अतिशयोक्ति मान रहे हैं, यानी भारत से सैकड़ों ट्रकों का काफिला ईरान की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन उन ट्रकों में न तो हथियार होंगे, न गोला बारूद और न ही कोई सैन्य उपकरण, बल्कि अनाज, चावल, गेहूं, दवाइयां, मेडिकल उपकरण और जीवन रक्षक सामान होगा, जो ईरान की आम जनता के लिए जरूरी है। और बदले में ईरान से भारत को कच्चा माल, ऊर्जा संसाधन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होंगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका की पूरी टैरिफ धमकी कानूनी और नैतिक दोनों स्तरों पर कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड यानी मानवीय व्यापार को एक विशेष संरक्षण प्राप्त है, जिसके तहत भोजन, दवाइयों और जीवन से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं के आदान प्रदान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध भी लागू नहीं किए जा सकते। और यही वह ढाल है जिसे भारत बेहद चतुराई से आगे कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसे मानवीय व्यापार पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाता है तो यह केवल भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का खुला उल्लंघन होगा। और भारत यह संकेत पहले ही दे चुका है कि ऐसी किसी भी स्थिति में वह मामला संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ले जाने से पीछे नहीं हटेगा, जहां अमेरिका को न केवल कानूनी बल्कि नैतिक कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड का मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, न ही किसी सरकार के सैन्य या रणनीतिक एजेंडे को समर्थन देना है, बल्कि उन आम लोगों की जिंदगी को बचाना है जो प्रतिबंधों की राजनीति में सबसे ज्यादा पिसते हैं। और यही बात अमेरिका को असहज कर रही है, क्योंकि वह जानता है कि भारत इस बार भावनात्मक नहीं बल्कि नियमों की किताब खोलकर खेल रहा है। और यह वही किताब है जिसे अमेरिका ने खुद दशकों पहले लिखा था। लेकिन अब जब वही नियम उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसकी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। और व्यापक तस्वीर में देखें तो यह पूरा घटनाक्रम केवल भारत अमेरिका या भारत ईरान के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक संक्रमण का हिस्सा है जिसमें दुनिया धीरे धीरे एक अध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां डॉलर का एक छत्र राज खत्म नहीं तो कमजोर जरूर हो रहा है। और भारत
इस संक्रमण में खुद को किसी एक खेमे का अनुयायी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो अमेरिका के साथ भी संबंध रखे, रूस और ईरान के साथ भी व्यापार करे और साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता न करे। और शायद यही कारण है कि आने वाले समय में यह टैरिफ की धमकी केवल कागजी शोर बनकर रह जाए।